चौधरी साहब, मैं सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। जयंत चौधरी साहब को जब देखते हैं तो सबको याद चौधरी चरण सिंह की ज्यादा आती है। वो चौधरी अजीत सिंह अपने पिता से ज्यादा एक तो पॉलिटिक्स करने की जो स्टाइल है, पढ़े लिखे हैं, चौधरी चरण सिंह साहब भी पढ़े लिखे थे, किसानों के साथ हरदम खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि चौधरी अजीत सिंह भी भाई किसानों के हित में बात करते थे, लेकिन चौधरी ये जो जयंत चौधरी जी की बात है, ये मौके पे दिखाई देते हैं, वहां खड़े रहते हैं। दूर से राजनीति नहीं करते हैं कि ठीक है मेरा समर्थन है। अखिलेश यादव जी की दिक्कत क्या है कि ये दूर से कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है, सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मौके पे नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा, मुझे एक चीज और लगती है कि चौधरी अजीत सिंह साहब जब राजनीति में आए तो वो एक थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में आए थे। वो 40-45 वर्ष की आयु में अमेरिका में फिर पढ़ लिख लिए थे, नौकरी कर लिए थे, फिर आए। जयंत चौधरी को एक एडवांटेज ये है कि वो पूरा कखा ग भी उन्होंने बिल्कुल ठीक से राजनीति का यहीं रह के सीखा है, जो पढ़ाई के लिए थोड़े दिन बाहर भी रहे लेकिन राजनीति से अलग नहीं हुए, तो वो शायद कनेक्ट उनका ज्यादा है इनसे। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ भाई ये लगता था कि वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इनके ऊपर अभी तक जयंत चौधरी के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है, बेईमानी का कोई आरोप नहीं है, ईडी सीबीआई की कोई धमकी नहीं है। जिस जिस चीज से अखिलेश यादव जी बार बार जूझ रहे हैं, वो माने चाहे ना माने, उनके लोगों को बहुत बुरा लगता है अगर आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन उस धमकी से कहीं ना कहीं और कई बार ऐसा लगता है कि उनके कुछ एक्शन शायद उस वजह से उनके कदम को खींच लेते हैं। तो मैं आपसे जो सीधी सी चीज पूछ रहा हूं कि जयंत चौधरी साहब इस यात्रा को उन्होंने बिल्कुल खुले मन से इसका समर्थन दिया है, उनको लगता है कि इस यात्रा से कुछ अच्छा होने वाला है। आनंदवर्धन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने इस मुद्दे को उठाया और आम पब्लिक तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि यात्रा से किसको क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये यात्रा 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को जिस क्षेत्र से गुजरी है, वो चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का और चौधरी जयंत जी का गढ़ है। अगर वो कोई इशारा ना करते तो ये यात्रा बहुत फीकी होती। लेकिन मुझे ये भी कहने में कोई संदेह नहीं है कि यात्रा चल रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सफलता को कम कर रहे हैं। इसके तमाम उदाहरण हमको 3 दिन में देखने में मिले हैं। जैसे कि जब लोकदल ने और बहुत सारे संगठनों ने इस यात्रा का समर्थन दिया, लेकिन उन लोगों को वो सम्मान कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज शामली के अंदर काफी विरोध झेलना पड़ा। एक स्थिति ऐसी आई कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगी हुई थी, वहां पर लोकदल के 2 से 3 विधायक, जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी माला लिए खड़े थे और जैन जी के आदेश पर वो वहां पहुंचे थे और राहुल गांधी जी 3 फुट की दूरी से गुजर गए और उन्होंने चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया और उन लोगों को अनदेखा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति में कमी है और ये कमजोरी है। और कई सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते थे, समर्थन करना चाहते थे। मैं खुद की बात बता दूं, मेरे पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी आए, क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आए, उन्होंने समर्थन मांगा, हमें समर्थन का आश्वासन दिया। हमने कहा हम समर्थन करने को तैयार है, लेकिन राहुल जी किसानों की बात सुने और वादा करें कि जो दिक्कतें हैं अगर हमारी सत्ता आती है तो हम उसको हल करेंगे। लेकिन वो लोग फिर लौट कर नहीं आए और उन्होंने कोई जवाब हमको नहीं दिया। यानी कि किसानों के और मजदूरों के जो सवाल हैं, जो वादे हैं, उनसे ये लोग भागना चाहते हैं, या फिर कुछ आरएसएस के लोग इस यात्रा में इनके साथ जुड़े हुए हैं और इसको कमजोर कर रहे हैं। ये निश्चित तरीके से मैं आपको कह रहा हूं, यात्रा का जितना लाभ होना चाहिए, जितनी मेहनत हो रही है, जितने तरीके से चल रही है, क्षेत्र के अंदर जहां जहां से गुजर रही है, वहां पर ये निगेटिविटी भी छोड़ रही है। और जो लोग आ रहे हैं
वो समर्थक नहीं है, वो दर्शक हैं। अभी जहां पर ये आप आज कैराना में रुके थे, अभी रुके थे, वो जहां मैं बैठा हूं यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं भी शामली से ही बोल रहा हूं। ये सुबह 6 बजे अल्लम से जब चले, तो जो वो मूर्ति वाला वाकया मैं बता रहा हूं, लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और सभी लोग सुबह 4 बजे उठकर वहां पहुंचते हैं। ये 7 बजे इनकी यात्रा वहां से गुजरती है। 7 बजे इस ठंडी के मौसम में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और वो लोग वहां खड़े रहते हैं माला लिए और ये गुजर जाते हैं। इसके बाद ये 10 बजे से 5 बजे तक ऊंचा गांव में जब रहे, तो वहां पर बाहर तमाम मीडिया के लोग थे, तो वहां पर सभी पार्टियों के लोग थे, सभी विचारधारा के लोग थे और बीजेपी के भी लोग थे। और वहां योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे और वो देखने राहुल जी को आए थे। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तमाशे को देखने में आनंद लिया जाता है। यहाँ पर कोई भी नई चीज होती है, आप एक जेसीबी लगाकर एक नाली खोदने लग जाइए तो वहां भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ये तो राष्ट्रीय नेता है भाई, इनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही है, पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सब देखने आ रहे हैं कि भाई कौन है, कैसा है। लेकिन जो उम्मीद लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं, किसान और मजदूर, कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात एक नेतृत्व तक पहुंचेगी और ये सत्ता में कभी आए तो उस पर सुनवाई होगी, वो लोग निराशा लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं। उनकी जो मेहनत है, लगन है और वो जो कर रहे हैं, उनकी टीम उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, ये उनके साथ या उनकी टीम हो या किसी के कहने पे कर रही हो, एक बहुत बड़ी साजिश इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ की जा रही है। जी चौधरी साहब, एक छोटी सी चीज और जरा आपसे समझ लें। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल ये मान रहा हूं कि और ये अगर हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अखिलेश यादव का ये कहना कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक समान है, तो क्या आप दोनों को एक 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 पल्ले में बराबर तौलते हैं? क्योंकि इनको तो देख लिया है, जो जिस तरह से किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है पिछले, खास करके उस आंदोलन वापस लेने के बाद, उसके बाद आप दोनों को एक तराजू में बराबर तौलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कई बार कहा है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला है कि जो झूठ बोलता है, अपने प्रजा से झूठ बोलता है, वादे करके मुकर जाता है। अरे, हमको तो इस बात का दुख है कि जो योगी जी कहते हैं कि मैं प्रदेश को संभाल रहा हूं और गुंडा राज खत्म कर रहा हूं, मैं योगी जी के सामने कहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा माफिया राज है मील तंत्र, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता, कहता है मैं भुगतान नहीं करूंगा, जो करना है मेरा कर लीजिए। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आज बकाया है, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? जब वोट की बात आती है तब किसान और मजदूर याद आता है, और जब वोट ले ली जाती है उस वक्त इनको अपने उद्योगपति मित्र याद आते हैं। तो कहां, अरे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल फाड़ दिया था, जिसकी विरोधी दलों ने भी बहुत सारी निंदा की थी कि अपने प्रधानमंत्री का बिल इन्होंने फाड़ दिया है। लेकिन हम कहते हैं वो किसान के हित में था, उससे किसान की जमीन नहीं छीनी जा रही थी, इन्होंने आके उसको बदल दिया और अब जमीन छीनी जा रही है। हम रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और इन्होंने, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करने का काम किया था, और ये सरकार जो है 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का 5 साल में माफ किया है। तो कहीं ना कहीं अंतर है, तुलना है। वो लोग कहीं ना कहीं नरम थे, वो उन्होंने कभी किसानों के लिए गड्ढे नहीं खोदे, कीले नहीं लगाई, बड़े बड़े आंदोलन हुए और उन्होंने जो वादे किए उसको कहीं ना कहीं पूरा किया। इन्होंने तो एक तरफ से झूठ बोला है, एक कमेटी कह रहे बना दी, कमेटी बना दी, उसी आदमी को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जिसने रात के अंधेरे में काले कानून लेके आए थे। और आपने क्या कहा था कि हमने पराली पत्ती वाला कानून वापस ले लिया, बिजली अधिनियम वापस ले लिया, वो दोबारा से लागू हो गया, किसानों पर मुकदमे हो रहे। आपने वादा किया था, कितने किसानों को आपने शहीद का दर्जा दिया, कितने को मुआवजा दिया, कितने मुकदमे वापस लिए?
आप तो हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं। जब मैंने कई बार कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, तो मेरे पास देश और विदेश से फोन आए धमकी भरे। मैंने कहा हम सिद्ध करते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, अगर झूठ ना बोलते तो आज किसान का ये हाल ना होता। जब एमएसपी की बात आती है, जब मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष खुद मोदी जी थे, और इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि हाँ, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। अरे जब आज आपको पावर है, सब आपके हाथ में है, तो आज आप अडानी और अंबानी की बात मान रहे, उस किसान लाचार की मजदूर की बात भूल गए जो आपने वादा किया था। तो जी कहीं ना जी कहीं अंतर है और भावनात्मक है, और मैं कहूंगा कि दूरदर्शिता की कमी है, और लूट और खसोट का मामला मन में है। जो उद्योगपति 5 साल पहले कहीं दिखाई नहीं देता था, वो आज एशिया में नंबर 1 पर है। जब जी उस पर कितना कर्जा है ये बताने को तैयार नहीं है, कर्जा देने को वो बैंकों को तैयार नहीं है, और कोई भी हमारा उद्योग धंधा बिकता है, देश की संपत्ति बिकती है तो वो खरीद लेता है, तब पैसा कहां से आ जाता है। जी जी। तो मैं इसके पीछे आप जानते हो, वरिष्ठ हो, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, और जी यात्रा का निश्चित लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यात्रा के पीछे बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो इसको असफल करना चाहते हैं और साजिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक से समझ सकता हूं। देखिए, अगर मुझे कोई दुख होता है तो अपनों से ही दुख होता है, मुझे कोई गैर से थोड़ी दुख होगा। कल के दिन मुझे मुझे उनसे दुख होगा जिससे उम्मीद रहती है। तो मैं उस बात को समझ सकता हूं, और अगर ये गलती हुई है, जरूर गलती हुई होगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के बड़े नेता कुलदीप उज्ज्वल सहित तमाम लोग जुड़े हुए थे, और निश्चय ही कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किसको फूल चढ़ाना है, किसको हाथ मिलाना है, इन चीजों को सबसे सलाह लेते रहे होंगे। और कहीं न कहीं जिस तरह से दलों में कहीं न कहीं गुटबाजी मतभेद होता है, तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा है ब्रजेश जी, आनंद जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता चौधरी हूँ। साहब, चौधरी साहब, एक मिनट। एक ब्रजेश जी, सेकंड में मैं बता दूं, फिर आप बता देना। लोनी से लेके और शामली पार कर गए, किसी भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता या नेता को, किसी भी किसान संगठन को, किसी को भी कोई सम्मान कहीं इन्होंने देने का काम नहीं किया, चौधरी साहब, और ये चौधरी सब साहब, मैनेजमेंट की कमी है, उन्होंने चौधरी अंधेरे में साहब, रखने का काम किया। चौधरी साहब, मैं एक छोटा सा आपको आपके साथ शेयर कर लूं। ब्रजेश जी भी जर्नलिज्म से, मीडिया से हैं। दो चीजें, एक तो मैं ये मान सकता हूं कि मान लीजिए आपको नहीं देखा, उनको नहीं देखा, लेकिन चौधरी चरण सिंह की मूर्ति अगर देख के आप नहीं रुक रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से इसमें फिर कोई कहने की बात नहीं रह जाती। इसमें कुछ ये नहीं बताना रहता है कि मैनेजमेंट की कमी, उन्होंने नहीं देखा, वो आगे थे, मैं पीछे था। अगर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति, तो आपको रुकना है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पहली चीज। दूसरी अरे आप चीज, किसान क्षेत्र में हो, चौधरी चरण सिंह का गढ़ है, अगर उनकी मूर्ति को आप माल्यार्पण नहीं कर सकते तो आपका जाना बेकार है, वहां जीरो हो नहीं, गया। आप किसान क्षेत्र में नहीं भी हो, आप अंग्रेजों सूट बूट वाले गुजरात क्षेत्र में हो, वहां पे भी अगर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी है, और इस देश में अगर आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है, किसानों की बात अगर आप ईमानदारी से करते हो, अगर आप झूठ बोलते हो तब तो बात दूसरी है, तब तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आपको चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे रुकना ही रुकना है। मैं उस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अगर चूक हुई है तो कहीं चूक हुई है, उसको और मान लेने में कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस को उसको मान लेना हम चाहिए। ये कहते हैं ये सब मैनेजमेंट की कमी है। हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, सच्चे मन से लगे हुए हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग लगे हैं वो साजिश कर रहे हैं, और उनके साथ चलकर उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जी, मैं कहीं ना कहीं आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। जी, मैं एक चीज बता दूं, आरएसएस हंस रहे हैं, उनको पता है बहुत सारे लोगों के बारे में। मैं उसी बात को मैं आतंक जी से, आनंद जी, आप जानते हो, आनंद जी, आप मेरे साथ बहुत बार बैठे हो, हम जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, और हम दृढ़ निश्चय के साथ बताते हैं, जो सच है उस पर हम आवाज उठाते हैं। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम किसान और मजदूर की बात करते हैं। लेकिन जो इनकी यात्रा के अंदर आरएसएस के लोग घुसे हैं, वो इनकी मेहनत को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को अभी भी अपनी आंख खोल लेनी चाहिए, और राहुल गांधी की टीम अगर कोई सुन रही हो, उनको अपनी टीम पर दोबारा समीक्षा करनी चाहिए और रणनीति दोबारा तैयार करनी चाहिए। ठीक है। मैं चौधरी साहब आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब का जब उन्होंने पटवारियों का बस्ता रखवाया था और किसानों के लिए एक बड़ी बारी राहत हुई थी, वो आज भी याद रखा जाता है।
हम लोग बहुत छोटे थे, उतना वो नहीं था, लेकिन पिताजी को एक जो पटवारी जिस ढंग से तंग करते थे या जिस तरह से उनकी दादागिरी चलती थी, वो थाने के थानेदार से ज्यादा बड़े थे। चौधरी साहब ने उसको एक झटके में ठीक किया था। मैं दो चीजें इसलिए याद दिला रहा हूं कि इस देश में नरेगा अगर नहीं आता, हम सब लोग जब नरेगा आया था, ईमानदारी से बताऊं सबको बुरा लगा था, क्योंकि गांव में मजदूरों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई थी। हम लोगों को बुरा लगा था, भाई ये कौन सा एक तमाशा है, सरकार इतना दे रही है, अब मजदूर ज्यादा महंगे। लेकिन जब उसको लॉन्ग टर्म में देखा, सामाजिक दृष्टि से देखा, तो एक गांव के अब वो उसमें बेईमानी हो रही है वो अलग बात है, वो उसमें भ्रष्ट अफसर उसका बेईमानी कर रहे हैं वो एक अलग बात है, नरेगा एज अ स्कीम हम बात कर रहे हैं। और दूसरा कर्ज माफी की बात, आज की तारीख में 10 लाख रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का माफ हो जाता है, नाम भी नहीं बताया जाता, कहा जाता है नहीं 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 इसमें हम नाम नहीं बता सकते हैं। मैं सिर्फ मैं इस विषय में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब आज की बात आती है, जिस तरह से बेतहाशा खाद के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीजों के दाम बढ़ रहा है, बेईमानी के साथ बढ़ रहे हैं। खाद में माल कम कर दे रहे हो, 50 को 45 केजी कर दे रहे हो, 20 को 18 केजी कर, ये सारी बेईमानी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि कम से कम आपके यहाँ के जयंत चौधरी साहब, चंद्रशेखर जी अगर मिलके कोई रास्ता करते तो कम से कम किसान तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। उनका काम रहेगा कि राहुल गांधी जी को ठीक रखें या कांग्रेस पार्टी को ठीक रखें, लेकिन बिटवीन बीजेपी और कांग्रेस आपको ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है? देखो आनंद जी, जो भी विपक्ष में होता है वो किसान का हमदर्द होता है, और किसान भोला भाला होता है, उसको सब पे विश्वास हो जाता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब किसान को कांग्रेस बहुत बुरी लगती थी, और लगता था कि हमारे हमदर्द हैं और ये हमारा साथ देंगे। और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी किसानों के तमाम मंचों पे जाते थे। लेकिन जब इन्होंने हमारी उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के हमारे साथ चले और हमारे कंधे पे पैर रख के जब ये सत्ता में पहुंच गए, तब इनको किसान और मजदूर भूल गया, ये भूल गए उसको, और इनको उद्योगपति मित्र याद आ गए। तो आज लगता है यार, इससे तो अच्छा वही कांग्रेस थी, कम से कम वो कहीं सुन लेती थी, कभी ना कभी कुछ कर देती थी। इन लोगों से हर वर्ग परेशान है। आप ये बताइए, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी आज कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? 70 साल में हमारे यहाँ गैस सिलेंडर 450-500 रुपए का होता था, इन्होंने 1100 रुपए का कर दिया है। 70 साल में डीजल का भाव जो 50 रुपए पहुंचा था, 55 रुपए पहुंचा था, वो 90 पहुंचा दिया है। जो बिजली का बिल खेत का 350 रुपए आता था, इन्होंने 2200 रुपए कर दिया था, अब उसको 1100 रुपए किया है, और मीटर ऊपर से लगा रहे। और वादा किया था कि सिंचाई के लिए किसान को बिजली मुफ्त देंगे। इन्होंने खुद कहा था कि हम गन्ने का भाव 450 रुपए देंगे और 14 दिन में भुगतान देंगे। तो 70 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे देश ने पाई थी। जब देश आजाद हुआ, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, और जो इतने बड़े बड़े कारखाने, उद्योग और ये बनाए गए, हमारे देश के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आह्वान किया जय जवान जय किसान का, और जो हम सड़ा हुआ अन्न खाते थे, आज हमारा देश कई देशों को अन्न निर्यात करता है। तो वो कोई उपलब्धि नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब उपलब्धि ये है कि 70 साल में क्या बना है उसको पिछले 7 साल में कैसे बेचा जाए, ये उपलब्धि है इस सरकार की। जीएसटी लाए, उसमें कितने, कोई गिनती नहीं है कितनी बार इन्होंने बदलाव कर दिया। नोटबंदी लाए, हर रोज उसमें बदलाव करते थे। अरे कम से कम पहली जो सरकारें थी वो स्थिर थी, अगर कोई फैसला लेती थी सोच समझ कर लेती थी, उसकी परख करके लेती थी। आज तो शाम को बैठते हैं, यार दोस्तों के साथ पार्टी होती है, और उसके बाद जब उठ के घर जाते हैं तो घोषणा कर देते हैं। ना किसी एक्सपर्ट की राय, ना नियम, ना कानून। जब नोटबंदी में पूछा गया, गवर्नर कह रहा कि मुझे तो पता ही नहीं। अरे आपने अभी उदाहरण दिया मनरेगा का, मनरेगा बनाई तो उसकी वजह से आज लाभ हो रहा है, कोई बदलाव नहीं किया गया उसमें। जब कभी कंप्यूटर लेके आए तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया था कि इससे तो पूरा रोजगार चौपट हो जाएगा, कंप्यूटर से कुछ नहीं होगा, हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा। आज उस कंप्यूटर की वजह से कुछ नहीं हो रहा। जिस मोबाइल फोन का बीजेपी ने विरोध किया, उसी की वजह से आज सत्ता में बैठी है।
तो जहां 70 साल की बात करते हैं, आपने पूछा दोनों में क्या अंतर है, वो यही अंतर है कि एक ने देश को जीरो से लेके और यहां तक पहुंचाया कि हम सोचने के लायक हो गए, आत्मनिर्भर हो गए और हमारे पास सभी संसाधन हो गए, और दूसरे ने ये किया है कि आपने क्या बनाया है हम उसको बेचेंगे। जी बस जी इतना सा अंतर है। ये आम पब्लिक समझ ले कि एक तरफ बनाने वाले थे जो 70 साल में मेहनत करके बनाया। अच्छा, घर का भी आदमी होता है, घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का चौधरी होता है, उससे भी परिवार रहता है कि मुझे पैसे नहीं देते, मुझे ये नहीं देते। लेकिन जब वो घर से चला जाता है तब अकल आती है कि हाँ, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे हाथ पे साया था, तो क्या हुआ। तो ये जी देखिए, अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो हमारे देश का जिम्मेदार है वो प्राइवेट कंपनी का प्रचार करता है, उसमें फोटो लगवाता है, और जो हमारी कंपनी है उसको नीचे करता है। बीएसएनएल कितनी बड़ी कंपनी है, कितना वो करती है, पूरे देश में उसका नेटवर्क है। वो दूसरों को जबरदस्ती दे दिया, प्राइवेट वालों को घर जाकर प्रचार करते हैं, फोटो लगाते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। और सब, अब हर आदमी समझ गया, चाहे वो व्यापारी हो, जीएसटी से वो परेशान है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, और जो छोटा व्यापारी है, फुटकर विक्रेता, उसको तो अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 8 दिन तक छापे ऐसे मारे। जो रेडी ठेली वाला था, जो जमीन पर लगा के बेच रहा था, उसको भी कहा गया जीएसटी का नंबर लीजिए। उसी का नतीजा है कि इन्होंने ये चुनाव आ रहे थे उसको टाल दिया, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जो कस्बे हैं और महानगर है, इनकी जमानत जब्त हो जाती। तो इसमें ओबीसी का और पता नहीं क्या क्या बहाना बना के और 6 महीने साल भर चुनाव को टालने का काम किया, नहीं तो इनको इसी में पता लग जाता क्या होने वाला है। जी जी